चलिए देखते हैं सेकंड नंबर, सेशन नंबर सेकंड में सेकंड हम लोग पढ़ चुके थे अपनी प्रीवियस क्लास में, और इसके एक्सरसाइज देखनी। पहले एक रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद रिवाइज कर एक्सरसाइज। जो हम लोगों ने सेशन 1 में 10 क्वेश्चन किए थे, उन्हीं सेशन के 10 वर्ड्स को यहाँ पर सेशन नंबर 2 में डिस्क्राइब किया जाएगा। देखते हैं क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इगोइस्ट, इगोटिस्ट, ये तो सेशन 1 में ही पढ़ लिया। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था ईगो, ईगो मतलब भी होता है आई। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ईगो सेंट्रिक और ईगो मैनिएक। ईगो मैनिएक ये वर्ड्स हम लोगों ने पढ़े, सबके मीनिंग बताए। फिर उसके पढ़ा हम लोगों ने ईगो सेंट्रिक का एडजेक्टिव और नाउन दोनों की तरह काम करता है, और ईगो मैनिएक नाउन है और ईगो मैनिएकल एल लगा दो तो एडजेक्टिव होता है। एक नया वर्ड और सीखा था हम लोगों ने, सफिक्स। सफिक्स मतलब जो पीछे लगते हैं वो सफिक्स, जो आगे लगते हैं। इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट वर्ड सीखा था एल्टर। एल्टर मतलब होता है अदर। इसमें हम लोगों ने सीखा था एल्ट्रिज्म सीखा था, एल्ट्रिस्टिक सीखा था और अल्ट्रिस्ट सीखा। अल्ट्रिस्ट फिलॉसफी को बोलेंगे, अल्ट्रिस्ट पर्सन होता है और अल्ट्रिस्टिक एक्शन होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा, फिर हम लोगों ने 3 और वर्ड्स देखे, एल्टर ईगो, एल्टरकेशन और एल्टरेशन। इन वर्ड्स को हम लोगों ने देखा। एल्टर ईगो मतलब मिरर इमेजेस, अल्टरकेशन मतलब झगड़ा होता है और अल्टरेशन मतलब चेंज कर देना होता है, बदला। फिर उन्हीं को डिटेल में पढ़ा, इन 3 वर्ड्स को। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने पढ़ा, बस इन्हीं वर्ड्स को हम लोगों ने पढ़ा। अब इन्हीं वर्ड्स को लेकर एक्सरसाइज करनी है सेशन नंबर 2 की। तो चलिएगा भैया, पहली एक्सरसाइज मैचिंग की है। तो पहला वर्ड है ईगो। देखिए और बताइए, मेरे में स्लाइड थोड़ी ऊपर नीचे है, आगे पीछे है, बताइएगा ईगो से किसको मैच कर रहे हैं। ईगो अभी हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा था, अपने कॉन्सेप्ट अपने लिए बना दिए जाए तो उसको ईगो कहते हैं। तो डी हो जाएगा आंसर। दूसरा देखिएगा, ईगो सेंट्रिक, अपने आप को सेंटर ऑफ यूनिवर्स समझने वाला। क्या लगाए भैया, कौन सा ऑप्शन? टू वन हु एक्सेसिवली फिक्सेटेड ऑन हिज ओन डिजायर्स एंड नीड। जो अपनी डिजायर और नीड के लिए बहुत ही फिक्सेटेड रहता है, मतलब फिक्स्ड रहता है, उसे चाहिए ही चाहिए। अब तो ये सेकंड हो गया। नेक्स्ट एल्ट्रिज्म। एल्ट्रिज्म मतलब होता है जो दूसरों पर उपकार करता है, परोपकार करता है। क्या लगा दे? एफ। फिलॉसफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर अबव वंस ओन, दूसरों पर उपकार करने वाला। नेक्स्ट देखिएगा, 4th नंबर है अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब होता है हाफ, जो नहीं चेंज नहीं होता है। अल्टरनेट मतलब होता है वन स्किप करके दूसरा लेना, और टू टेक वन स्किप वन। नेक्स्ट है 5 में अल्टर। अल्टर मतलब चेंज होता है, तो 5 हो जाएगा चेंज। नेक्स्ट वर्ड है अल्टरकेशन, झगड़ा होता है। और हमारे पास एक ही बचा आर्ग्यूमेंट, तो ये रहे मैचिंग। मैंने पहले भी बताया आपको कि एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन नॉर्मल न्यूज में जो हम लोग वर्ड्स पढ़ रहे हैं, अगर हम ये कर लेते हैं तो हमारी चीजें आसान। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है फिर से मैचिंग है, फिर से मैचिंग देखिएगा। मैचिंग में फर्स्ट ईगोमैनिएकल, अपनी चीजों को लेकर बहुत ही मॉर्बिड ऑब्सेशन हो जाए, मॉर्बिडली ऑब्सेसिवली रैप्ड इन वनसेल्फ, अपने आप में ही डूबा हुआ, अपने लिए उसे हर चीज जो चाहिए वो चाहिए। मीनिया हो गया पागलपंती है। एल्ट्रिस्टिक मैंने बताया था ये एक्शंस होते हैं। सेकंड हो जाएगा ये इंटरेस्टेड इन, हाँ सही है, एल्ट्रिस्टिक परोपकार करता है, इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरों के प्रॉफिट के लिए काम करता है, उनके कल्याण के लिए। वेलफेयर मतलब होता है कल्याण, जब वेलफेयर के लिए काम करता है तो एल्ट्रिस्ट। अल्टरनेटिव, एक छोड़कर दूसरा की चॉइस। अल्टरनेटिव क्या है? चॉइस है। अल्टरनेट होता है एक छोड़ के दूसरा, और अल्टरनेटिव चॉइस होती है। चॉइस में कौन सा ऑप्शन लगा दे? ई, ये लो। नेक्स्ट देखेंगे अल्टरेशन, इसका मतलब होता है बदलाव, ये लो, फोर्थ लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट अल्टर ईगो हम लोगों ने पढ़ा था, मिरर इमेजेस, या आपके जैसा ही कोई आपको मिल जाए
वंस अदर सेल्फ, 5 लगा दीजिए। नेक्स्ट, अल्टरनेट, वही एक दिन छोड़कर एक दिन क्या लगा दे, अदर पॉसिबिलिटी। हम लोग ऑप्शंस रखते हैं, ये नहीं लेंगे तो वो ले लेंगे, वो नहीं लेंगे तो कुछ और। नेक्स्ट देखिएगा, अब उसमें से और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मैचिंग खत्म हो गई है और हम लोग देखेंगे यस और नो, जो कल 10 वर्ड्स पढ़े थे उन्हीं को देखेंगे। जल्दी आ जाइए, फटाफट बैठ जाइए। देखिएगा, पहला, इज रिजेक्शन यूजुअली अ ब्लो टू वंस ईगो। बताइए भैया, कह रहा है रिजेक्शन यूजुअली अ ब्लो टू वंस ईगो, क्या आपकी ईगो को भड़का देता है? बिल्कुल भड़का देता है। आप सोचिए कि आप सोचते हो कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया, तो कितने आप उतावले हो जाएंगे, कितना गुस्सा आ जाएगा आपके अंदर, ईगो भड़क जाएगा। यस, आर ईगोसेंट्रिक पीपल इजी टू गेट अलोंग विद। क्या नहीं, ईगोसेंट्रिक पर्सन अपने आप को ही सेंटर ऑफ यूनिवर्स समझता है, आसपास के लोगों के लिए उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप उसके साथ नहीं रह सकते। नो हो जाएगा। नेक्स्ट, डज एन ईगोमैनियक, पागल पर्सन होता है, डज एन ईगोमैनियक हैव अ नॉर्मल पर्सनालिटी? नहीं भैया, मैड होता है, स्लाइटली मैड होता है। नो लगा दीजिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, आर ईगोमैनियकल टेंडेंसी अ साइंस ऑफ मैच्योरिटी? नहीं, अगर कोई ईगोमैनियक है, स्लाइटली मैड है, तो वो मैच्योरिटी को थोड़ी ना दिखाता है। इज एल्ट्रिज्म कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फिश पीपल? नहीं, एल्ट्रिज्म वाले पीपल जो होते हैं वो तो दूसरों की मदद करते हैं, वो सेल्फिश नहीं होते हैं। नो। नेक्स्ट देखिएगा, आर एल्ट्रिस्टिक टेंडेंसी कॉमन टू इगोटिस्ट? नहीं भैया, इगोइस्ट अपने बारे में सोचता है और एल्ट्रिस्ट दूसरों के बारे में सोचता है। नो। किसी भी वर्ड में दिक्कत हो तो पूछिएगा। इज एन अल्टरनेट प्लान, अल्टरनेट मतलब होता है प्लान बी, प्लान सी। आपने कहा है कि अगर एसएससी में नहीं हुआ तो मैंने बीएड का फॉर्म डाल रखा है, अगर बीएड में नहीं हुआ तो मेरे पास पापा की दुकान है, वहां बैठ जाएंगी, तो ये अल्टरनेट प्लान्स है। नेसेसरली इंफीरियर, क्या जरूरी है कि अल्टरनेट प्लान्स इंफीरियर ही हो? सोच के बताइएगा। हाँ, फर्स्ट प्लान से क्या इंफीरियर होते हैं? जरूरी नहीं है। सोचिए, आपके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन आपको लगता है नहीं नहीं, मुझे पापा के बिजनेस में नहीं जाना है, मुझे तो सरकारी जॉब चाहिए, तो आपने कहा अच्छा ठीक है, अगर सरकार, पापा ने कहा ठीक है, अगर जॉब नहीं लगी तो आप वापस से मेरा बिजनेस संभालेंगे। तो बिजनेस तो बहुत बड़ा था, उसकी आपके पास उसकी पॉसिबिलिटीज भी बहुत बड़ी हैं, आप जितना चाहे बढ़ा सके, लेकिन अपनी गवर्नमेंट जॉब में तो आप तो फिक्स हो जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि वो इंफीरियर हो। हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में इंफीरियर होते हैं कि हमने सोचा कि हमको ये नहीं मिला तो हम ये कर लेंगे, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, तो ये नो हो जाएगा। और देखिएगा, डज एन अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मतलब चॉइस, डज एन अल्टरनेटिव अलाउ यू सम फ्रीडम ऑफ चॉइस? देखो भैया, बिल्कुल यस हो जाएगा। अल्टरनेटिव जो है आपको चॉइस देता है, बिल्कुल विकल्प है ये तो। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, डज अल्टरेशन इंप्लाई कीप थिंग द सेम? नहीं, अल्टरेशन में तो चीजें बदल जाती है ना। नो। डज एक्साइटेबल, एक्साइटेबल मतलब होता है जल्दी एक्साइट हो जाता है। डज एक्साइटेबल पीपल ऑफन एंगेज इन अल्टरकेशन? बताइए, आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था अल्टरकेशन मतलब झगड़ा होता है, और इसमें आपके इमोशंस बहुत ही हर्ट हो जाते हैं और हॉट टेम्पर्ड तरीके से आप बिहेव करने लगते हैं, और पीपल एक्साइट हो जाते हैं, और जो एक्साइट ही नहीं होता वो झगड़ा कर ही नहीं सकता। झगड़ा वही करते हैं जो एक्साइट हो जाते हैं। और देखिए, इज योर अल्टर ईगो यूजुअली क्वाइट सिमिलर टू योरसेल्फ? बिल्कुल, आपकी ही तो मिरर इमेज है, तो आपके जैसा ही होगा। कोई दिक्कत किसी पॉइंट में? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अब जैसे कि मैंने बताया ये वन वर्ड जैसे हैं, आपने ये पढ़ा और यहाँ पर आपको लिखना होगा, लिखना आपको खुद होगा। सारे आंसर्स आपके नॉर्मल उसमें दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो आपकी स्पेलिंग इंप्रूव होगी। चलिए आंसर देखते हैं, आप अपनी बुक में लिखते जाइएगा। फर्स्ट, वंस अदर सेल्फ, बता दो।
वंस अदर सेल्फ क्या हो जाएगा? सेल्फ मतलब आई, अदर मतलब एल्टर, तो क्या बन जाएगा? एल्टर ईगो नहीं बन गया? ए लिखा भी हुआ है, आपको हिंट दी गई है ए लगा के, एल्टर ईगो, स्पेलिंग लिखते जाइएगा। दूसरा देखिए, टू चेंज, चेंज के लिए तो अल्टर ही आता है। हीटेड डिस्प्यूट, अल्टरकेशन, स्पेलिंग लिखते जाइए ताकि स्पेलिंग आपको याद रहे। एक्सेसिवली, मॉर्बिडली ऑब्सेस्ड विद वंस ओन नीड डिजायर्स, बता दो भैया। एक्सेसिवली मॉर्बिडली ऑब्सेस्ड विद वंस ओन डिजायर। ईगोमैनिएक, ईगोमैनिएक हो जाएगा, ऑब्सेसिव है, ईगोसेंट्रिक नहीं होगा। ईगोसेंट्रिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि ईगोसेंट्रिक अपने आप को सेंटर में समझता है, लेकिन ये जो मॉर्बिड वर्ड यूज हुआ है ना, ये ईगोमैनिएक की तरफ ले। आप देखिए जाके, मॉर्बिड ऑब्सेशन के लिए ईगोमैनिएक आया। एक्सेसिवली मॉर्बिड, क्या चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? ईगोमैनिएकल लगा दो ना, कोई दिक्कत नहीं, एडजेक्टिव लगा दीजिए। अनसेल्फिश, मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स देन हिज ओन। अल्ट्रेस्ट साफ साफ पता चल रहा है अनसेल्फिश है। नेक्स्ट देखिएगा, अटरली इन्वॉल्व विद वन सेल्फ और सेल्फ सेंटर्ड। अब देखो आएगा ईगो सेंट्रिक, सेल्फ सेंटर्ड, अपने आई, सेल्फ मतलब आई, सेंटर्ड मतलब सेंटर में रखने वाला, ईगो सेंट्रिक। चॉइस, अल्टरनेटिव, वन हु सब्स्टिट्यूटेड फॉर अदर। अल्टरनेट, प्लान बनाते हैं ना, प्लान बी है, अल्टरनेट क्या है आपके पास, ये है अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब होता है प्लान बी, यही सब्स्टिट्यूट। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? यहां से हमारा सेकेंड नंबर सेशन भी कंप्लीट। आप देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए, क्योंकि आज सेशन नंबर 3 एक्सरसाइज प्लस सेशन दोनों हम लोग यहीं सॉल्व करें, ताकि एक दिन में हम लोग ट्राई करेंगे कि एक सेशन कंप्लीट हो जाए, अगर ज्यादा बड़ा नहीं है। एक बार आप देख लीजिए, फिर इसको हटाते हैं। कुछ पूछना है, कोई मीनिंग वगैरह, तो उसे पूछिएगा। क्या हो गया? टू चेंज, हाँ क्या लगा है? हाँ एल्टर ही होगा, यही तो दिया है आंसर में, देखिए क्या बताओ। देखो, अगर आप सेशन नंबर 2 में स्टार्टिंग में जाके देखेंगे, जहां सेकंड नंबर पॉइंट में जहां पर एल्ट्रिज्म अल्ट्रिस्टिक बताया है, वहां पर लिखा हुआ है सेकंड नंबर पॉइंट में एल्ट्रिस्ट और एल्ट्रिस्टिक जहां बताया है, वहां पर लिखा हुआ है एल्टर मतलब, ये देखो लिखा, एल्टर मतलब अदर होता है, अदर मतलब वही, एल्टर मतलब होता है चेंज कर देना, क्योंकि अल्टरनेटिव ये सब इन्हीं से तो बने हैं। तो इसका, उसका मतलब होता है प्रोफेनिटी, मतलब होता है किसी के रिलीजन की, किसी धर्म की निंदा कर देना, बुरा भला बोल देना, प्रोफेनिटी। और ऑब्ससेनिटी मतलब अब्यूजिंग वर्ड्स का यूज करना। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मॉर्बिड, मतलब होता है किसी भी चीज को जो पाने की इच्छा है, किसी गंदी चीज के लिए बहुत ज्यादा इमोशंस आना, उसको बोलते हैं मॉर्बिड। निगेटिव वर्ड है ये, क्या बोल सकते हैं? नीड, ग्रीड, हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं भाई। चलिए अब आते हैं सेशन नंबर 3 में। 2 सेशन हो चुके हैं हमारे, सेशन नंबर 3 करने वाले हैं। 2 सेशन में जो भी वर्ड्स आपको लगते हैं कि ये मुझे नहीं आते थे, आपको अंडरलाइन करना है। एक पेपर बनाइए, उस पेपर को फोल्ड करके नॉर्मल लिस्ट में ही रखते जाइए और उसी में नोट करते जाइए जो भी आप एक्स्ट्रा वर्ड पढ़ रहे हैं, और उसको, उसका जो मीनिंग है वो भी लिखते जाइए। जब आपको लगे कि आपको याद हो गया तो पेंसिल से उसे कट कर दीजिए, ताकि पता चल जाए कि आपने याद कर लिया। और जो याद नहीं हुआ है उसको बनाए रखिए और रिवीजन करते रहिए। सेशन नंबर 3 स्टार्ट करते, चलिए। सेशन नंबर 3 भी सेशन नंबर 1 और सेशन नंबर 2 से ही कनेक्टेड है। अब जो मीनिंग वहां पर छूट गई थी उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। 10 मीनिंग्स हम लोगों ने पढ़ी थी और काफी कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट मीनिंग है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। क्या हम लोग पीछे पढ़ के आएंगे?
इंट्रोवर्ट मीन्स टर्न इनवर्ड, एक्सट्रोवर्ट मीन्स टर्न आउटवर्ड, एम्बीवर्ट मीन्स सब होता है वो। चलिए देखिएगा, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट आर बिल्ट ऑन लैटिन वर्ब वर्टो। अब देखिए रूट वर्ड पढ़ा रहा है, पीछे भी हम लोगों ने ईगो वाला रूट वर्ड पढ़ा था कि लैटिन वर्ड से आया है, यहाँ पर भी लैटिन वर्ड वर्टो से मिलकर ये तीनों वर्ड्स बने हैं। वर्टो मतलब क्या होता है? वर्टो मीन्स होता है टू टर्न, बदल जाना। अब वर्टो को इनके साथ लगाया तो अंदर की तरफ बदल गया, एक्स के साथ लगाया तो बाहर की तरफ, और एमबी मतलब होता है बोथ, मैंने आपको पहले ही बताया था। आगे, इफ योर थॉट्स आर कॉन्स्टेंटली टर्न इनवर्ड्स, अगर आपके थॉट्स लगातार इनवर्ड मूवमेंट करते हैं, इनवर्ड मूवमेंट मतलब इंट्रो, और आप बनेंगे इंट्रोवर्ट। यू आर इंट्रोवर्ट, तब आप इंट्रोवर्ट होंगे। मैंने इंट्रोवर्ट के बारे में हम लोगों ने सेशन 1 में बहुत डिटेल में पढ़ा था। अगर आपके थॉट्स आउटवर्ड हैं तो आप एक्सट्रोवर्ट हैं, और आपके थॉट्स दोनों की दोनों तरफ हैं, देन यू आर एम्बीवर्ट। मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई दिक्कत है। इंट्रोवर्ट जो गैदरिंग्स में नहीं जाता, पार्टीज में नहीं जाता, घर में रहना पसंद करता है, ग्रुप्स में कोई एक्टिविटी नहीं कर पाता, शांत रहता है, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट वो पर्सन जो पार्टीज में जाता है, ग्रुप फ्रेंड्स बनाता है, ग्रुप्स में रहता है, उसको एक्सट्रोवर्ट। और एम्बीवर्ट इंट्रोवर्ट भी होता है, एक्सट्रोवर्ट भी होता है। नेक्स्ट वर्ड इज द प्रीफिक्स एम्बी, मतलब बोथ, मैंने आपको बताया भी था एम्बी मतलब बोथ होता है। इज फाउंड इन एम्बीडेक्स्ट्रस, नया वर्ड मिल गया। अब ये सारे वर्ड तो पुराने हो गए, ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं। नया वर्ड क्या मिला मुझे? एम्बीडेक्स्ट्रस। अब रूट वर्ड से पढ़ते हैं। एम्बी मतलब बोथ, अब डेक्स्ट्रस मतलब पता चल जाए तो काम चल जाएगा। डेक्स्ट्रस मतलब होता है दक्ष, एबल, किसी भी काम को कर लेने वाला, कैपेबल पर्सन को डेक्स्ट्रस बोलते हैं। ठीक, एम्बी मतलब वो, डेक्स्ट्रस मतलब कैपेबल। देखिएगा एम्बी डेक्स्ट्रस। और एक और बात भैया, जिसमें भी लास्ट में ओ यूएस लग जाता है उसकी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाती है। एम्बीडेक्स्ट्रस, एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी ना 3 इडियट, उसमें जो उनका प्रिंसिपल होता है वो दोनों हाथों से लिखता है एम्बीडेक्स्ट्रस इज अ पर्सन हु is able to use both hands with equal skill, अपने दोनों हाथों को इक्वल स्किल से यूज कर पाए। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीवर्ट, एम्बीडेक्स्ट्रस डिफरेंस देखिए। एम्बीवर्ट मतलब होता है जिसके इमोशंस इनवर्ड भी हो आउटवर्ड भी हो। एम्बीडेक्स्ट्रस जो अपने दोनों हाथों को बराबर से यूज कर पाए। अब आगे, नाउन इज एम्बीडेक्स्टैरिटी। मैं आपको बता दूं कि भैया ये जो ओ यूएस सफिक्स होता है ये एडजेक्टिव बनाता है, और जो ITY सफिक्स होता है अगर किसी के लास्ट में लगे तो वो नाउन बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर ITY लगा है। आप देखिएगा यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच भी बहुत अच्छे से बताई गई है नॉर्मल। एम्बीडेक्स्टैरिटी नाउन हो जाएगा, एम्बीडेक्स्टैरिटी। और देखिएगा भैया, अब हम लोग ने नया वर्ड सीख लिया है एम्बीडेक्स्ट्रस। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब हम लोग एम्बीडेक्स्ट्रस पढ़ रहे हैं तो एम्बी मतलब तो पता है, तो डेक्स्ट्रस को डिटेल में। नेक्स्ट कह रहा है डेक्स्ट्रस। देखिएगा भैया, डेक्स्ट्रस मींस स्किलफुल। मैंने आपको बताया ना कैपेबल होता है इसका मतलब स्किलफुल। स्किलफुल की स्पेलिंग देखिए, स्किलफुल की स्पेलिंग एरर में आती है। द नाउन डेक्स्टैरिटी, अब देखिए ओ यूएस एडजेक्टिव था, ITY नाउन बन गया। द नाउन डेक्स्टैरिटी इज स्किल। डेक्स्ट्रस मींस स्किलफुल, डेक्स्टैरिटी मींस स्किल। देखो बता भी रहे हैं, द एंडिंग OUS इज कॉमन एडजेक्टिव सफिक्स एंड, जैसे कि फेमस, डेंजरस, पेरिलियस। जैसे कि फेमस में OUS लगा है एडजेक्टिव, डेंजरस में OUS लगा है एडजेक्टिव, पेरिलियस मतलब होता है घातक, जो आप हार्मफुल हो, OUS लगा है एडजेक्टिव। किसी भी वर्ड के लास्ट में OUS लगेगा तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। एंड ITY इज अ कॉमन नाउन सफिक्स लाइक वैनिटी, वैनिटी मतलब घमंड, ITY लगा है नाउन बन गया। क्वालिटी, ITY लगा है नाउन बन गया। सिंप्लिसिटी, ITY लगा है नाउन बन गया। अब आप पहचान जाएंगे ना, जिसमें OUS लगा होगा ITY लगा होगा, OUS लगा है एडजेक्टिव, ITY लगा है नाउन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है देखो स्पेलिंग याद करो, स्पेलिंग क्वेश्चन दे रहा है।
कह रहा है नोट दैट द लेटर फॉलोइंग द टी इन एम्बीडेक्स्ट्रस इज आर। कह रहा है स्पेलिंग याद करिए, टी के बाद देखिए एम्बीडेक्स्ट्रस में आर आ रहा है, एम्बीडेक्स्ट्रस। वहीं अगर आप डेक्स्ट्रस को देखेंगे तो देखिए टी के बाद ई आ रहा है। आपको स्पेलिंग याद करने को कह रहा है कि अगर एग्जाम में एम्बीडेक्स्ट्रस और डेक्स्ट्रस आ जाए तो स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। एम्बीडेक्स्ट्रस में टी आर ओ यू एस होता है, जबकि डेक्स्ट्रस में टी ई आर ओ यू एस होता है। ऐसा ना हो कि कभी आप स्पेलिंग गलत कर बैठे, क्योंकि दोनों का लगभग, क्योंकि रूट वर्ड सेम है, तो स्पेलिंग गलत मत करिएगा, ठीक। नेक्स्ट, डेक्स्टर इज एक्चुअली द लैटिन वर्ड। कोई बात नहीं, लैटिन वर्ड, बहुत सारे वर्ड अभी लैटिन से हम लोगों ने पढ़े, हम लोगों ने वर्टो पढ़ा, हम लोगों ने ईगो पढ़ा, ये भी देख ले रहे हैं। कह रहा है डेक्स्टर लैटिन वर्ड है कि लैटिन में राइट हैंड के लिए यूज किया जाता है। फिर से सुनिएगा, लैटिन में डेक्स्टर वर्ड को राइट हैंड के लिए यूज किया जाता है इन दी एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन। और अगर कोई पर्सन एम्बीडेक्स्ट्रस है, एम्बी मतलब बोथ, डेक्स्ट्रस, डेक्स्टर मतलब होता है राइट हैंड, इसका मतलब उसके दोनों ही हाथ राइट हैंड का। क्या मतलब है? एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब दोनों हाथों का इक्वल यूज करेगा। वैसे इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड से लिखते हैं, लेकिन एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन दोनों से लिख सकता है, तो दोनों ही उसके राइट हैंड हो गए, ये वो कहना। ठीक, डेक्स्टर मतलब होता है लैटिन में राइट हैंड। आपको ये नहीं याद करना है कि डेक्स्टर का मतलब लैटिन में राइट हैंड होता है, आपको बस डेक्स्टर मतलब याद कर लेना है कि भैया डेक्स्टर मतलब राइट हैंड होता है, तो ये ठीक। फिलहाल सो टू स्पीक, आगे बढ़ते हैं। द राइट हैंड इज ट्रेडिशनली, क्या होता है ट्रेडिशनली? ट्रेडिशनल क्या होता है? ट्रेडिशनल बहुत टाइम से चल रहा हो, जो परंपरा चली आ रही हो ना, लंबे समय से चल रहा हो, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनली। द राइट हैंड इज ट्रेडिशनली मोर स्किलफुल वन। बिल्कुल सही, आपकी और मेरी मम्मी भी सोचिए ऐसे ही बोलते थे ना कि राइट हैंड से लिखा करो। अगर कभी हम लोग लेफ्ट हैंड से कुछ काम करते तो डांट पड़ती थी कि नहीं नहीं राइट हैंड से ही लिखना है। तो जब हम लोग पूजा करते हैं या प्रसाद आप लेफ्ट से लेते हैं तो भी उनको डांट पड़ती है कि नहीं राइट हैंड से लीजिए। राइट हैंड इज ट्रेडिशनली द मोर स्किलफुल वन। ऐसा माना जाता है बहुत लंबे समय से कि राइट हैंड बहुत ही ज्यादा स्किलफुल होता है। इट इज ओनली विद इन रीसेंट डिकेड्स, कह रहा अभी कुछ डिकेड्स पहले की बात है, वी हैव कम टू एक्सेप्ट दैट, कि हमने एक्सेप्ट किया है लेफ्ट हैंडर्स आर जस्ट एज नॉर्मल एज एनी। अभी कुछ ही समय पहले की बात है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया कि भैया लेफ्ट हैंड से लिखने वाले बुरे नहीं होते हैं, वो भी उतने ही नॉर्मल होते हैं जितने की राइट हैंड वाले होते हैं। एंड द टर्म लेफ्ट हैंडेड इज स्टिल यूज्ड एज अ सिनोनिम ऑफ ऑकवर्ड। लेकिन आज भी लेफ्ट हैंड को अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो लेफ्ट हैंड को ऑकवर्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। जो पर्सन लेफ्ट हैंड से लिखते हैं उन्हें माना जाता है कि उनकी लर्निंग एबिलिटी कम होती है और वो बहुत सारे काम उतनी इफिशिएंटली नहीं कर पाते जितने कि राइट हैंड वाले करते हैं। लेकिन ये केवल और केवल बहुत लंबे समय पहले लोग मानते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये बहुत ही कॉमन सी बात है, इस लेफ्ट हैंड से लिखना या राइट हैंड से लिखना बिल्कुल नॉर्मल बात है, इसमें कोई भी बुरा नहीं है। लेकिन पहले ऐसा माना जाता था कि ये बहुत ही बुरा है, इसलिए लेफ्ट हैंड को बोलने के लिए लेफ्ट हैंड को ऑकवर्ड की तरह ही यूज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, शायद सुना होगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा होता है, कॉम्प्लीमेंट करना। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट आपने एडीएम सुना होगा, सुना है कभी? कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा करना कि अरे वाह आपने आज बहुत अच्छे कपड़े पहने। लेकिन किसी दिन आप कपड़े अच्छे नहीं पहन के आए और कोई लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट कह रहा, अरे वाह आज तो तुम्हारे कपड़े बड़े सुंदर लग रहे हैं, तो आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया है, आपको वो आयरनिकली बोल रहा है कि देखो कितने खराब कपड़े तुम पहन के आए हो। तो लेफ्ट हैंडेड मतलब ऑकवर्ड और कॉम्प्लीमेंट उसका अपोजिट। फिलहाल लेफ्ट हैंडेड को बहुत लंबे समय से ऑकवर्ड की तरह डील किया जाता है, जबकि राइट हैंड को स्किलफुल तरीके से डील किया जाता है। इसी बात को वो आगे लेके चल रहे हैं। The Latin word for left hand is sinister। आपको याद है अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि लैटिन में राइट हैंड के लिए डेक्स्टर होता है, तो लेफ्ट के लिए भी कुछ होता होगा। लेफ्ट के लिए उसमें वर्ड है सिनिस्टर, जिसका मीनिंग क्या होता है? थ्रेटनिंग, इविल, डेंजरस। देखिए सब निगेटिव मीनिंग है ना, जैसे हम लोग यहाँ पर ऑकवर्ड पढ़ रहे थे वही निगेटिव मीनिंग ही तो है। A further commentary on our earlier suspiciousness of left-handed person। ये क्या बता रहा है? हमारा वही जो हम पुराने लंबे समय से सोचते चले आ रहे थे कि लेफ्ट हैंडेड पीपल या पर्सन बेकार होते हैं, उसी बात को तो शो कर रहा है कि लेफ्ट हैंडेड। और हमारे इंडिया में नहीं, आप देखिए लैटिन में ऐसा बोला जा रहा है, इसका मतलब वहां पर भी लेफ्ट हैंडेड को बुरा माना जाता है। There may still be a same parents who in
सॉरी सम पेरेंट्स, देयर मे स्टिल बी अ सम पेरेंट्स, हो सकता है आज भी कुछ ऐसे लोग हैं हु इंसिस्ट ऑन फोर्सिंग लेफ्ट हैंडेड चिल्ड्रन टू चेंज, जो लेफ्ट हैंडेड बच्चों को जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं उनको डांटते हैं, उनको मारते हैं कि लेफ्ट से क्यों लिख रहे हो। मैंने भी ऐसे लोगों को देखा है कि अगर कोई बच्चा लेफ्ट से हैंड से लिख रहा है तो उसके पेरेंट्स उसको मारते हैं कि नहीं लेफ्ट से नहीं लिखना है, राइट से लिखिए। तो वही कह रहा है देयर में स्टिल बी सम पेरेंट्स, अभी भी कुछ पेरेंट्स हैं हु इंसिस्ट ऑन फोर्सिंग, वो बच्चे को फोर्स करते हैं लेफ्ट हैंडेड चिल्ड्रन को टू चेंज, कि वो अपने आप को बदल ले। देखिए ब्रैकेट वाला भी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। विद वेरियस अनफॉर्चुनेट रिजल्ट टू द चाइल्ड समटाइम्स ट्यूटरिंग मतलब अकलाने का सेंस आता है, ट्यूटरिंग और एन इनएबिलिटी टू रीड विद नॉर्मल स्किल, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं उनकी बोल नहीं पाते हैं सही से, अपनी बात नहीं कह पाते हैं, या चीजों को उतना नॉर्मली जितना नॉर्मल लोग समझते हैं उसे समझ नहीं। अब ब्रैकेट में देखिएगा तो कंजक्शन है और ये बताता है, कंट्रास्ट बताता है, यद्यपि का मीनिंग आता है। तो लेफ्ट हैंडेडनेस इज इनहेरिटेड, अब वो कह रहा है, हमारा जो ऑथर है नॉमन साहब कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंडेड, यद्यपि जो लेफ्ट हैंडेड पर्सन होता है वो इनहेरिटेड होता है, लेफ्ट हैंडेडनेस इज इनहेरिटेड। इनहेरिटेड हेरिडिटरी क्या होता है, इनहेबिटेड या इनहेरिटेड क्या, इनहेरिटेड की बात करते हैं, हेरिडिटरी को छोड़ देते हैं, अभी हेरिडिटरी भी पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा आगे। इनहेरिटेड बताइए। इनहेरिटेड मतलब जो जन्म से हो, जो आपको आपके जन्म के समय ही मिल गया हो, उसे बोलते हैं इनहेरिटेड, ठीक। तो लेफ्ट हैंडेडनेस इज इनहेरिटेड, जन्मजात, एंड एज मच एज इंटीग्रल मतलब होता है अखंड, जिसे अलग ना किया जा सके। जैसे कोई भी चीज जैसे आपसे जुड़ी हुई है ना, कुछ भी, तो इंटीग्रल बोलते हैं। जैसे इंडिया इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ वर्ड, इंडिया जो है पूरे वर्ड का इंटीग्रल पार्ट है, अलग नहीं किया जा सकता उसको वर्ड से। तो इंटीग्रल मतलब होता है एक ऐसा पार्ट जिसे अलग नहीं किया जा सकता। इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट्स पजेसर, जो भी पजेसर है जो लेफ्ट हैंड से लिख रहा है वो उसका इंटीग्रल पार्ट है, वो उतना ही कॉमन है जितना कि आपका आई कलर। जैसे हम लोग अपनी आंखों का कलर नहीं बदल सकते, अपनी नाक का शेप नहीं बदल सकते, चाहे कितने ही ऑपरेशन करा ले, कहीं सही भी हो जाता है, लेकिन जैसे नाक का शेप नहीं बदल सकते, वैसे ही लेफ्ट हैंडेडनेस भी इनहेरिटेड है, उसे बदला नहीं जा सकता। फिर हो गया, एक बार जरा पढ़िए, कोई डाउट हो किसी वर्ड में तो पूछिए। नहीं ऐसा होता है, उन्होंने ऑथर ने अपने आप को सेफ पॉइंट में रखा है, कहीं ऐसा ना हो आप उन्हीं को ही गलत मान लो, इसलिए उसने बताया है कि कुछ पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि लेफ्ट से नहीं राइट से लिखो, लेकिन ऐसा करते जरूर है। लेकिन हमारा ऑथर कह रहे हैं, हमारे नॉर्मन साहब कह रहे हैं कि भैया ये जो लेफ्ट हैंडेडनेस है आप उसे छुड़ा नहीं सकते, वो इंटीग्रल है, वो इनहेरिटेड है, आपको जन्म से मिली है। अगर कोई लेफ्ट से लिखता है तो वो लेफ्ट से ही लिख पाएगा, इसको बोल। और वो बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं है, जैसे आप अपनी आंखों का कलर नहीं बदल सकते, वैसे ही लेफ्ट हैंडेडनेस भी आपको जन्मजात मिली। संदेह किया जा सके, जिसमें संदेह किया जा सके, नहीं वो उतना ही नॉर्मल है जितना राइट हैंड से लिख, जितना आप राइट हैंड से लिखना आपकी एबिलिटी है, लेफ्ट हैंड की वाले की भी उतनी ही वो उसकी एबिलिटी। हाँ, ये पॉजिटिव एबिलिटी आपकी कैपेसिटी तब बन जाती है जब आप दोनों हाथों से लिखो। भाई लिखना तो एबिलिटी है, बहुत सारे लोग लिख ही नहीं पाते, जो पढ़ते नहीं है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की वो लिख भी नहीं पाते, तो लिखना तो एबिलिटी है, लेफ्ट हैंड से भी लिखना एबिलिटी है। आप दोनों हैंड से लिख लेते तो आप बहुत ही अच्छे हैं ना। आगे बढ़ा जाए भैया, कोई और वर्ड तो नहीं था, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक हम लोगों ने लैटिन में पढ़ा था कि राइट हैंड को डेक्स्टर बोलते हैं, लेफ्ट हैंड को सिनेस्टर बोलते हैं। अब क्योंकि इंग्लिश किसी एक वर्ड से, एक लैंग्वेज से नहीं बनी, अब बहुत सारी लैंग्वेज के रूट वर्ड्स आए हैं और उससे इंग्लिश की ओरिजिन हुई है। अब देखिएगा, लैटिन आपने पढ़ लिया, अब फ्रेंच पढ़ते हैं। आपको ये कतई याद नहीं करना है कि लैटिन में इसको क्या बोलते हैं, फ्रेंच में इसको क्या बोलते हैं, आपको बस रूट वर्ड देखना है और वर्ड्स याद करना। फ्रेंच में लेफ्ट हैंड के लिए गॉश का यूज करते हैं, वहां पर सिनिस्टर लिख रहे थे, यहाँ पर गॉश लिख रहे हैं, मीनिंग सेम होगा। एज यू वुड सस्पेक्ट, जैसा कि आपको लग भी रहा है,
व्हेन वी टुक दिस वर्ड ओवर इनटू इंग्लिश, जब आप इसको इंग्लिश की डिक्शनरी में इन्वेस्टेड करेंगे, मतलब खोजेंगे, विद एन अनकॉम्प्लीमेंट्री मीनिंग, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जानते हैं ना, पॉजिटिव, अनकॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव, तो इसका एक अनकॉम्प्लीमेंट्री मीनिंग निकल के आएगा। क्या निकलेगा? वही थ्रेटनिंग, वही इविल, वही मीनिंग निकलेगा। अगर आप किसी को गॉश बोलते हैं एंड यू इम्प्लाई, तो इसका मतलब है आप उसे क्लमसीनेस, उसे बेढंगा बोल रहे हैं। ठीक, जब आप किसी पर्सन के लिए गॉश वर्ड का यूज करते हैं तो आप उसके लिए इम्प्लाई कर रहे हैं क्लमसीनेस को, मतलब आप उसे बेढंगा बोल रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो आप बोल रहे हैं उसको फिजिकली नहीं बोल रहे हैं, सोशल सेंस में बोल रहे हैं। आप उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर उसे भद्दा नहीं बोल रहे हैं, बेढंगा नहीं बोल रहे हैं, उसके मैनर्स को, उसके सोशल स्ट्रक्चर को देखकर आप उसे गॉश बोला जाता है, फिजिकल को नहीं बोला जाता है। जनरली सोशल रेदर देन फिजिकल। नेक्स्ट, अब ब्रैकेट को देखिएगा, वी आर राइट बैक टू अवर ओल्ड एज। अगर हम अपने वही मिसकंसेप्शन, हाँ, गलत धारणाओं को बोलते हैं, अगर हम वही अपने पुराने मिसकंसेप्शन पे चले जाएं कि लेफ्ट हैंड वाला बुरा होता है, राइट हैंड वाला अच्छा होता है, दैट लेफ्ट हैंडेड पीपल आर लेस स्किलफुल देन राइट हैंडेड वन, इसको तो बता रहा है। अब देखिए, लैटिन में भी लेफ्ट हैंड को बुरा मान रहे थे, फ्रेंच में भी लेफ्ट हैंड को बुरा मान रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अ गॉश रिमार्क, देखिए यहाँ पर गॉश को एज एडजेक्टिव यूज किया गया है। अ गॉश रिमार्क इज टैक्टलेस, गॉश ऑफर ऑफ सिंपैथी इज सो बम्बलिंग एज टू बी एम्बैरेसिंग। देखिए, अगर आप किसी को रिमार्क दे रहे हैं और गॉश रिमार्क है, इसका मतलब वो टैक्टलेस है, बहुत ही चतुराई से आप दूसरे का अपमान करने के लिए उसे रिमार्क दे रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि उसने कि आपके नंबर बहुत कम आए और वो आपसे, कोई पर्सन आपसे कह रहा है कि अरे इनका पेपर बहुत अच्छा हुआ था, तो आपको क्रिटिसाइज करना चाह रहा है, तो ये वही है गॉश रिमार्क। गॉश ऑफर ऑफ सिंपैथी सो बम्बलिंग एज टू एम्बैरेसिंग। आप अगर किसी की मदद करना चाहते हैं तो चुपचाप जाइए ना, उसकी मदद करिए। लेकिन सोचिए, अगर आप मदद करके फोटो खींच के स्टेटस पे डाल रहे हैं, किसी आपके फ्रेंड ने कहा कि मेरे पास फॉर्म भरने के पैसे नहीं है, तुमने कहा अरे मैं दूंगा तुम्हें, आपने पैसे दिए और उसके साथ फोटो खिंचाई पैसे देते हुए और अपने स्टेटस पे डाल दिया, आपके 10 फ्रेंड और देख रहे हैं, तो ये क्या है? आपने सिंपैथी तो करी, लेकिन उसकी सिंपैथी, वो एम्बैरेस हो गया ना कि बताओ मेरे पास पैसे नहीं है, सब लोग जान गए कि मेरे पास पैसे नहीं है। इज सो बम्बलिंग एज टू एम्बैरेस, के सामने वाले को एम्बैरेस कर देती है। कौशेरिया, अब देखिएगा, ये नाउन है, इज एन ऑकवर्ड, यहां पर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा था, यहां पर ये नाउन की तरह काम कर, is an awkward, clumsy, tactless, embarrassing way of saying things, मतलब दूसरों को अपमानित करने के लिए जब वर्ड्स का यूज करते हैं तो इसका यूज करते हैं। of handling situation, गॉश पर्सन इज टोटली विदाउट फिनेस, फिनेस मतलब होता है चतुराई। ये जो गॉश पर्सन होता है, ये बिना किसी चतुराई के होता है, मतलब बहुत ही सीधा साधा सा, और सीधा भी पॉजिटिव नहीं। अब जैसे कोई छोटा बच्चा है, 3rd 4th में पढ़ता है और वो बहुत ही सीधा साधा है, तो आप उसके लिए पॉजिटिव वर्ड का यूज करेंगे। लेकिन कोई पर्सन है, आईएएस बन गया है, लेकिन उसको कोई भी बेवकूफ बना देता है, तो उसके सेंस में गॉश यूज करते हैं। फिनेस मतलब होता है चतुराई, बिना किसी चतुराई के होते हैं, बहुत ही ज्यादा मूर्ख कह सकते हैं। कोई वर्ड ऐसा जो आपको ना, अब यहां पर आपने बहुत सारे नए वर्ड सीखे हैं, जो भी, क्या क्या पूछ रहे हैं भैया? देखिए, टैक्टलेस मैंने बताया था, टैक्टलेस बताया था कि जैसे किसी को अपमानित करने के लिए कुछ बोलते हैं तो उसके सेंस में। और क्या पूछ रहे थे? बम्बलिंग मतलब होता है बहुत ही विचित्र, बहुत ही बेकार, दिखावटी, आडंबरी सेंस में। और पूछिए। बम्बलिंग ऑकवर्ड के सेंस में आता है भैया, जल्दी बताइए, और पूछिए, और कोई? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, इसी के आगे और बढ़ रहे हैं। अब हमने लेफ्ट हैंड को देख लिया, तो फ्रेंच में भी राइट हैंड को देख ही लेते हैं। फ्रेंच में राइट हैंड के लिए वर्ड यूज होता है ड्रॉइट, देखिएगा,
विच वी हैव यूज्ड इन बिल्डिंग। और अगर इसी ड्रॉइड को आप अपनी डिक्शनरी में फाइंड आउट करेंगे इंग्लिश में, तो आपको वर्ड मिलेगा एड्रॉइड। फ्रेंच में ये ड्रॉइड है, और जब इंग्लिश में यूज किया जाता है तो ये एड्रॉइड आपको दिखता है। नीडलेस टू से, भैया नीडलेस टू से वहां लगाते हैं जहां पर कहना हो, कहने की जरूरत नहीं है। नीडलेस टू से, नीडलेस टू से मतलब होता है जहां पर कहने की जरूरत ना हो, बिना कहे ही बात समझ ली जाए। नीडलेस टू से कह रहा है कि अब कहने की जरूरत नहीं है कि एड्रॉइड का मीनिंग क्या होगा। एड्रॉइड राइट हैंड के लिए है तो पॉजिटिव ही होगा। लाइक डेस्ट्रस, इसका मीनिंग भी स्किलफुल ही होता है, जैसे पीछे था। बट स्पेशली इन द एक्सरसाइज ऑफ द मेंटल फैसिलिटीज, मेंटल फैसिलिटीज के लिए होता है, मतलब आप कितने ज्यादा समझदार हैं, इंटेलिजेंट है। लाइक गॉश, एड्रॉइड और इट्स नाउन एड्रॉइडनेस, देखिए भैया एड्रॉइड और इसका नाउन एड्रॉइडनेस। आपको पता होगा ना, किसी एनएस लगा हो किसी वर्ड में तो वो नाउन कहलाता है, एड्रॉइडनेस। यूज्ड इन फिगरेटिवली, भैया एक नया वर्ड है, और ये नया वर्ड ऐसा है कि पूरे बुक में, पूरे वर्ड पावर में आपको ये वर्ड मिलेगा। और एक और मीनिंग है लिटरल। वर्ड पावर में तो आपको मिलेगा ही आपकी बुक में, इसके अलावा एंटोनिम सिनोनिम में भी हमारे एग्जाम में पूछा गया है। फिगरेटिवली और लिटरल का मीनिंग देखिएगा। आपने कहा ये जो नाइफ है बहुत ही शार्प है, ठीक, इसका मतलब क्या है कि आप इसको संभल के यूज करिएगा वरना आपका हाथ कट सकता है। लेकिन अगर कह दिया कि तुम्हारी जबान बहुत ही शार्प है, तब इसका क्या मतलब होगा भाई? इसका मतलब है कहीं भी अगर तुम्हारी जीभ लगी तो क्या कट जाएगा? नहीं, इसका मतलब है तुम बोलते बहुत हो, बहुत आंसर बहुत ही क्विकली दे देते हो। तो जब हमने नाइफ को शार्प बोला तो वहां पर शार्प लिटरल मीनिंग था। लिटरल मतलब जो बोल रहे हैं वही मीनिंग निकल रहा है, और फिगरेटिव मतलब होता है बोल कुछ और रहे हैं और मीनिंग कुछ और निकल रहा है, फिगरेटिव मीनिंग कहलाता है, ठीक है ना। तो लिटरल मतलब होता है बिल्कुल शब्द सा, वर्ड फॉर वर्ड बिल्कुल वही है, जबकि फिगरेटिव में मीनिंग बदल जाता है। कहा तो जा रहा है कि बहुत ही शार्प है, लेकिन वो कट नहीं कर रहा है, ये समझ गए होंगे आई थिंक। द एड्रॉइड पर्सन इज क्विक विटेड। क्विक विटेड मतलब होता है हाजिर जवाब, जो तुरंत तुरंत आपको रिप्लाई कर देता है किसी भी बात का। एड्रॉइड पर्सन क्विक विटेड होता है। कैन गेट आउट ऑफ डिफिकल्ट स्पॉट क्लेवरली, और बहुत ही आराम से डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आ जाता है। कैन हैंडल सिचुएशन इंजीनियसली। अब देखिएगा भैया, अब ये दो वर्ड है, आपको आगे ये दोनों वर्ड मिलेंगे, लेकिन एक बार यहां देख लेते हैं तो आगे आराम हो जाएगा। इंजीनियस और इनजेनुअस, भैया स्पेलिंग देखिएगा, दिखा ना, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, केवल वॉवेल बदल रहा है। ये इंजीनियस में देखो जीनियस की स्पेलिंग लिखी है, इसका मतलब होता है चतुर, चालाक, जबकि इनजेनुअस मतलब होता है भोला भाला, निष्कपट, या फिर कह सकते हैं बहुत ही सिंपल रहने वाले पर्सन को बोलते हैं, जो बहुत ही सिंपल हो, जो आसानी से आपकी बात मान जाए, भोला भाला हो, तो इंजेनुअस। इंजीनियस मतलब चतुर, चालाक, जो आपकी बातों को बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेगा, बहुत जल्दी समझ जाएगा, जबकि इनजेनुअस भोला भाला पर्सन होता है, सिंपल पर्सन। देखिएगा, द एड्रॉइड पर्सन इज क्विक विटेड एंड कैन गेट आउट डिफिकल्ट स्पॉट क्लेवरली, बहुत आराम से डिफिकल्ट स्पॉट से आ जाता है, और किसी भी सिचुएशन को इंजीनियसली हैंडल कर लेता है, बहुत ही चतुराई से हैंडल कर लेता है, बहुत ही शार्पली हैंडल करता है। एड्रॉइडनेस इज देन क्वाइट अपोजिट। आप जान रहे हैं फिर, एड्रॉइडनेस और गौशेर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। देखिए भैया कोई वर्ड ना आया हो, कहां पर? फिगरेटिवली, फिगरेटिवली कंपेयर करके बोलना, हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। हटा दें? नेक्स्ट देखिएगा, कोई वर्ड तो नहीं है जो पूछना है। अब देखिएगा, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोगों ने इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट पढ़ा। अब नेक्स्ट वर्ड्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मीजेंथ्रॉप, माइजोगाइनिस्ट और मेसोगैमिस्ट। क्या हमें तीनों वर्ड आते हैं?
मेसेंथ्रोप मतलब जो ह्यूमन काइंड से हेट करता है। सेकेंड वन माइजोगाइनिस्ट, जो वुमेन जो फीमेल से हेट करता है। और गैमिस्ट मतलब जो शादी से हेट करता है। अब देखिएगा अभी तक हम लोगों ने जितने वर्ड पढ़े सारे लैटिन से बने थे, तो इसको देखिए, आर बिल्ट ऑन द ग्रीक रूट माइजन। ये हम आपको बता चुके हैं कि माइजन मतलब घृणा करना होता है, हेट करना होता है, और ये माइजन ग्रीक वर्ड है और इससे बना, इसका मतलब होता है हेट। अब माइजेंथ्रोप हेट्स मैनकाइंड, ग्रीक, अब देखिए माइजन मतलब मिस, माइजन से मिस बना है मतलब हेट, और एंथ्रोप, एंथ्रोपोज मतलब होता है मैनकाइंड। माइजन मतलब हेट, एंथ्रोप मतलब होता है मैनकाइंड, मैनकाइंड से हेट करने वाला। नेक्स्ट द माइजोगाइनिस, फिर से माइजो मिस मतलब होगा हेट, और गाइनी, गाइन मतलब होता है, देखो लिखा है ग्रीक, गाइन मतलब होता है वुमेन। जैसे फीमेल जिस डॉक्टर को दिखाते हैं उसको भी तो बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट या गायनी बोलते हैं। माइजोगेमिस, फिर से हेट प्लस गैमोज मतलब शादी, तो शादी से हेट करे। क्या तीनों वर्ड क्लियर हो गए रूट वर्ड के साथ? अब इन्हीं वर्ड पे बेस होके जो इन रूट वर्ड से नए वर्ड्स बने हैं उन्हें देखने जा, आगे बढ़ते हैं। एंथ्रोपोज, अभी अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि एंथ्रोपोज मतलब होता है मैनकाइंड, इसी से एक नया वर्ड बना एंथ्रोपोलॉजी। अब देखिएगा एंथ्रोपो, ये सब तो पता है, लॉजी देखिएगा, लॉजी मतलब होता है साइंस या फिर स्टडी, तो एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड और लॉजी मतलब साइंस या स्टडी, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे हम लोग जंगलों में रहते थे और यहाँ पर आ गए, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे हम लोग रिलेशंस बनाते हैं, कैसे हमारे पेरेंट्स और कैसे हम लोग पूरे समाज में रहते हैं, इन सब चीजों का डेवलपमेंट की स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एंड इसी से एक और वर्ड बना है फिलेंथ्रोपिस्ट, देखो एंथ्रोप तो इसमें भी आया है, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड, और अब बस फिलेन का मतलब पता चल जाए तो मजा आ जाए। फिलेन मतलब होता है लव, फिलेन मतलब होता है लव, और एंथ्रोप मतलब होता है मैनकाइंड, मैनकाइंड से लव करने वाला। वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से, मैनकाइंड से लव करता है, प्यार करता है। एंड तो सच लव, और अपना लव दिखाता कैसे है, सच लव बाय मेकिंग सब्सटेंशियल, क्या होता है सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल जरूरी, सब्सटेंशियल मतलब जितना जरूरी हो, सब्सटेंशियल फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन। अपना लव कैसे दिखाता है, वो जरूरी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करता है, ऐसा नहीं करता है कि अपनी सारी मनी को लुटा दिया, ऐसा नहीं करता, जितनी जरूरत है उतना कंट्रीब्यूट करता है। टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब समझ ही गए होंगे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ वगैरह है उसमें डोनेट कर देता है। और डोनेटिंग टाइम, केवल मनी ही नहीं देता, अपना समय देता है और वहां जाके काम भी करता है। एनर्जी टू हेल्पिंग दोज इन नीड, वो लोग जो नीड में है, मतलब जिन्हें उसकी जरूरत है, वो उनकी जाके मदद भी करता है। ऐसे पर्सन को फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। तो भैया नए वर्ड्स मिल गए हम लोगों को, एक ये और एक ये। देखिए कोई ऐसा वर्ड जो आपको ना आया हो, हो गया, आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गाइन, फिर एंथ्रोप तो पढ़ ही लिया, अब गाइन देखते हैं। गाइने मतलब होता है वुमेन, इज ऑल्सो फाउंड इन गायनेकोलॉजिस्ट। अच्छा एक बात बता, ये जो गायनेकोलॉजिस्ट होता है, डॉक्टर होता है, ये मेल होता है या फीमेल? कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, बस जो इसके पेशेंट होते हैं वो फीमेल होते हैं। वुमेन जिनको दिखाती हैं डॉक्टर को गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। आगे बढ़ते हैं। The root gyne मतलब woman is also found in gynecologist is a medical specialist who treats female disorder, जो female disorder को treat करता है। And the root gamos, gamo मतलब शादी, occurs in monogamy, bigamy and polygamy। monogamy मतलब एक शादी, गैमी मतलब शादी, मोनो मतलब वन, तो मोनोगैमी मतलब एक शादी, पाईगैमी
तो शादी पॉलीगैमी, बहुत सारी शादी। देखो भैया, एज यू विल डिस्कवर लेटर, जैसे कि वो कह रहा है कि आपको बाद में पता चलेगा कि जैसे मोनो मतलब 1 होता है, बाई मतलब 2 होता है, पॉली मतलब मैनी होता है, तो इसको जोड़ के ये बना लेंगे। मोनोगैमी इज अ कस्टम ऑफ ओनली 1 मैरिज एट ए टाइम। अच्छा देखिए, कोई पर्सन था जिसने एक शादी करी और डिवोर्स लिया और दूसरी शादी करी, मोनोगैमी हुई या बाईगैमी? मोनोगैमी, डिवोर्स लेने के बाद एक समय में एक शादी, एक समय में 2 लोग नहीं होने चाहिए, ऐसे में मोनोगैमी ही कहलाएगी। बाईगैमी, बाई इटिमोलॉजी, भैया ये वर्ड देखिएगा, इटिमोलॉजी आता है 1 वर्ड में। इटिमोलॉजी क्या होता है? लॉजी मतलब स्टडी, एटिमोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ वर्ड्स, शब्दों का अध्ययन, स्टडी ऑफ वर्ड्स, शब्दों का अध्ययन। अब ये वर्ड्स बार बार आएंगे तो अब इनके बारे में नहीं बताएंगे हम आपको। एटिमोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ वर्ड्स। Bigamy by etymology is 2 marriages. In actually the unlawful act of contracting another marriage without divorcing. हमारे यहाँ इंडिया में या हो सकता है बहुत सारी अदर भी कंट्रीज हो जहां पर ये एक्ट अनलॉफुल माना जाता है। हमारे यहाँ इंडिया में जब तक आप स्पेशली हिंदूज में अगर आपने डिवोर्स नहीं लिया है तो आप दूसरे पर्सन के साथ नहीं रह सकते। और कह रहा है द अनलॉफुल एक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अनदर मैरिज विदाउट डिवोर्सिंग 1 करेंट लीगल स्पाउस। अभी समझ गए ना, स्पाउस मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है। अपने साथी को बिना डिवोर्स दिए अगर आप दूसरे के साथ रहते हैं तो ये बाईगैमी कहलाती, जो हमारे देश में लॉफुल एक्ट नहीं। आगे पॉलीगैमी, आप समझ ही गए होंगे आप। बाई डेरिवेशन मैनी मैरिजेस एंड देयरफॉर एटिमोलॉजिकली डिनोटिंग प्लूरल मैरिजेस ऑफ आइदर मेल और फीमेल। किसी के लिए भी हो सकता है। अगर हम लोग अपने जो पीछे बैकग्राउंड से उठाकर देखें, अपनी हिस्ट्री देखें, तो दशरथ की बात करें, द्रौपदी की बात करें, तो दशरथ की 3 वाइफ्स थी, वो भी पॉलीगैमी थी। और द्रौपदी के 5 हस्बैंड्स थे, वो भी पॉलीगैमी थी। मेल ज्यादा हो या फीमेल ज्यादा हो, दोनों ही पॉलीगैमी में आएंगे। आगे देखेंगे, मेल और फीमेल इन करेंट यूजेस जनरली रेफर टू कस्टम प्रैक्टिकली इन अर्लियर टाइम्स ऑफ मोरमोन्स। भैया ये बुक यहाँ की नहीं है ना, तो ये अपने वहां के एग्जाम्पल उठा के दे रहे हैं। मैं आपको यहाँ के एग्जाम्पल दे रहे हैं इंडिया के, ये अपने वहां के एग्जाम्पल उठा रहे हैं, अपने राजा रानी के एग्जाम्पल उठा रहे हैं। कह रहा है कि आइदर मेल्स और फीमेल्स इन करेंट यूजेस जनरली रेफर टू, अगर हम उस कस्टम, उस रीति को बताए जो पहले अर्लियर टाइम से, मतलब बहुत पहले के एरा में करी जाती थी मॉर्मोन्स द्वारा, और उनके बाद किंग सलमान ने भी ये परंपरा को आगे रखा था। अगर आपने इनका नाम सुना हो, इनकी बहुत सारी पत्नियां थी सलमान, इन विच द नेम हैज मैनी वाइफ्स एज ही कैन अफोर्ड। पॉलीगैमी में आप जितनी भी चाहे उतनी वाइफ्स या उतने हस्बैंड रख सकते हैं जिसे आप फाइनेंशियली या फिर इमोशनली हैंडल कर पाए। जितने भी आप रखना चाहे, कोई यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है, उन सबको पॉलीगैमी ही बोला जाए। द करेक्ट बट रेयरली यूज्ड टर्म फॉर दिस कस्टम इज पॉलीगाइनी। देखिए ये भी वर्ड है लेकिन आपको जनरली इसके एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलते। पॉली मतलब मैनी और गाइनी मतलब वुमेन। जब बहुत ज्यादा वुमेन हो तब ऐसी कंडीशन में पॉलीगाइनी बनता है। और देखिएगा, बट इफ अ वुमेन हैज 2 और मोर हस्बैंड, देखिएगा भैया, पॉलीगैमी, पॉलीगैमी में शादियां बहुत सारी होती है, मेल हो या फीमेल हो फर्क नहीं, लेकिन पॉलीगाइनी, पॉलीगाइनी है ना, हाँ पॉलीगाइनी। और नेक्स्ट क्या था? पॉलीएंड्री। अब देखिएगा, पॉली मतलब मैनी और गायन मतलब जब वुमेन ज्यादा हो जाए, जैसे दशरथ के केस में 3 वाइफ्स थी तो उनके में पॉलीगाइनी हुई। लेकिन अगर द्रौपदी का केस देखेंगे, पॉली मतलब मैनी और एंड्रो मतलब मेल के सेंस में चला जाता है, जब बहुत सारे पुरुष हो, बहुत सारे मेल्स हो। द्रौपदी का केस यहाँ पर
उनके केस में पॉलीएंड्री होगा और दशरथ के केस में पॉलीगाइनी। जब वाइफ ज्यादा होंगी तो पॉलीगाइनी, और जब हस्बैंड ज्यादा होंगे तो पॉलीएंड्री। इसी को पीछे देख रहे हैं। अभी आगे कह रहा है व्हाट इफ, क्या होगा, अ वुमन हैज 2 और मोर हस्बैंड, अगर एक वुमेन के 2 या 2 से ज्यादा हस्बैंड हो। अ फॉर्म ऑफ मैरिज प्रैक्टिस्ड इन द हिमालयन माउंटेन ऑफ तिब्बत, तिब्बत में ऐसा होता है और शायद आज भी होता है कि वहां पर एक वाइफ के कई सारे हस्बैंड होते हैं, और ऐसी सिचुएशन में उसे पॉलीएंड्री कहा जाता है। देखो बताया भी इन्होंने, पॉली मतलब मैनी, और एंड्रोस ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है मेल। देख लीजिए भैया एक बार। मेल, गाइनी मतलब फीमेल और एंड्रोज मतलब मेल, पॉलीएंड्री तभी तो बना। प्लेसमेंट, हाँ ये देखो अभी हम लोगों ने इसमें क्या देखा था, गाइनी लगाया था ना, तो एंड्रोज लग जाएगा उसमें, मीज एंड्रोज ऐसे बन जाएगा। गाइनिस्ट, फिर उसमें एंड्रोइस लग जाएगा, वहां पर फीमेल की जगह एंड्रो लगा देना, गाइनी की जगह एंड्रोज लगा देना, पूरा वर्ड ऐसे बन। देखो एक वर्ड है, मेजोनिस्ट, ये भी एक वर्ड है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब तो हेट होगा, इसका मतलब न्यू होगा। पर्सन हु हेट्स न्यू थिंग्स, जो नई चीजों से हेट करता है उसको बोलते हैं मिजोनेट। वन हु हेट्स न्यू थिंग्स, नई चीजों से हेट करना, न्यू थिंग। ठीक, अभी हम लोग केवल बेस तैयार कर रहे हैं कि हम लोग वो कैप्स पढ़ रहे हैं। अभी इन वो कैप से जैसे एंटोनिम सिनोनिम उनके बारे में बाद में देखेंगे। अभी केवल हम लोग नॉर्मल से एक बेस तैयार कर रहे हैं कि वो कैब आ तो जाए हमको, फिर उसके बाद एंटोनिम सिनोनिम तो हो ही जाएगा, या अदर जो कैब आता है तो हो ही जाएगा। कोई दिक्कत भैया? अब आज तो ये हो नहीं पाएगा, कोई बात नहीं, कल हम लोग सेशन 3 को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, आगे कल कर